आज हम बैठे हैं यहाँ पे एक बहुत ही क्यूरियस, मैं उसको इंसान कहूँ या हस्ती कहूँ या भगवान कहूँ, क्योंकि इस दुनिया में मौजूद वो हर एक इंसान जो उस चीज़ से जुड़ा हुआ है, वो जो उस ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, वो उसके लिए हर रूप में है। वो उसका दोस्त भी है, वो उसका साथी भी है, वो उसका पिता भी है, वो उसकी माता भी है, वो उसके लिए सब कुछ करने वाला भी है, वो उसका भगवान भी है और वो देवों के देव महादेव भी है। है। तो आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत उन्हीं के नाम के साथ करते हैं, हर 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 महादेव। महादेव। तो इस एक हफ्ते की रिसर्च में मैंने जितना भी भगवान शिव के बारे में जानने की कोशिश करी, कई सारे स्पिरिचुअलिस्ट को मैंने सुना, कई सारी चीज़ें पढ़ी उनसे रिलेटेड, तो मैंने एक चीज़ सबसे, मैं कहूँगा इस चीज़ को कि ख़ास पाई कि शिव को हम किसी भी एक सूत्र में कह सकते हैं, एक धागे में नहीं पिरो सकते कि शिव यही हैं। हर किसी के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, हर किसी के शिव के साथ जुड़ाव के हिसाब से लोग उनको जानते हैं, समझते हैं। तो शिव की परिभाषा हर किसी इंसान के लिए बहुत अलग है, लेकिन ये सारी परिभाषाएं, ये सारे एक्सपीरियंसेस, ये सारा ज्ञान जहाँ पर जाकर एक हो जाता है, वो है, अब उस शब्द को मैं वैराग्य कहूँ या कहूँ डिटैचमेंट इस दुनिया से, या कहूँ परमानंद की स्थिति, या फिर आत्मज्ञान होना। या फिर आत्मज्ञान होना। क्योंकि शिव कहीं ना कहीं आपको आज़ाद कर देते हैं, क्योंकि शिव जो हैं सभी देवों में, भगवानों में वैराग्य से भी जोड़े जाते हैं। शिव की पूजा करने वाले, शिव की भक्ति करने वाले एक चीज़ बहुत अच्छे से कहते हैं कि भगवान शिव ने हमें सब कुछ दिया है, चाहे उनके पास पैसा हो, इस दुनिया में मौजूद हर एक भोग विलास की वस्तु, जो कुछ भी उनके पास मिला है, वो कहते हैं कि हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। बट एक कमाल की बात यह है कि इन चीज़ों के होने से हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। हमारी ज़िंदगी में खुशी है इसलिए ये चीज़ें हैं। हमारी खुशी इन चीज़ों से जुड़ी हुई नहीं है। कल के दिन अगर ये चीज़ें हमारे जीवन में हों भी या ना भी हों, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अंतर मन में वो संतुष्टि है। इस सृष्टि में होने की संतुष्टि है, इस जीवन के होने की संतुष्टि है उनके मन में। तो ये चीज़ मुझे बड़ी ही फैसिनेटिंग लगी कि कहीं ना कहीं जो इंसान की खुशियां हैं, वो डिज़ायर की वजह से ही, अपनी जो इच्छाओं का गुलाम हो जाता है मन, उसकी वजह से ही इंसान की खुशियाँ कम हो जाती है। उसके जीवन में उसके पास चाहे सब कुछ भी हो, सबसे बड़ी बात कि आप जिंदा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि एक इंसान को अपनी ज़िंदगी का महत्व समझने के लिए उसको एक ऐसी स्टेज पे पहुंचना पड़ता है अपनी लाइफ की कि वो बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिर जाए। जब वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाए, तब उसको अपने इस जीवन का महत्व पता चलता है कि यार, मेरे पास तो भरा पूरा शरीर है, मेरी पांचों उंगलियां पूरी हैं, शरीर का हर अंग पूरा है, मेरे पास आँखें हैं, सब कुछ है, मैं इस जीवन को जी सकता हूँ खुलकर। लेकिन जब उसको ये चीज़ समझ में आती है, तब वो ज़िंदगी के एक ऐसी स्थिति में होता है जब चीज़ें उसके आसपास बिखर रही होती हैं। कहीं ना कहीं जो भगवान शिव हैं, जो शिव तत्व है, शिव का मतलब क्या है? शिव का मतलब है जो नहीं है। जो है लेकिन ही नहीं। जो है ही नहीं, कमाल की बात है ना, कि जो है ही नहीं, लेकिन वही है जिससे सब कुछ है, जिससे ये पूरी सृष्टि है, ये संसार है, ये ब्रह्मांड है। अब लोग इस बात को समझ नहीं पाते ना भाई,
शिव का असली अर्थ उन्हें पता ही नहीं पता ही नहीं है ना? शिव का मतलब ही वही है कि जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, पूर्णतया शून्य शून्यता। है ना? और शून्य ही वो स्थिति है, शून्य ही वो एक अंक है, चाहे नंबर्स में देखें, जीरो ही वो चीज है जो हर एक डिजिट के आगे लग कर उसका स्टेटस बढ़ाता है। अगर एक के पीछे 4 बार जीरो लगे तो उसका स्टेटस उतना बढ़ा, 5वीं बार लगे तो स्टेटस और बढ़ता जाता है। मतलब जितना शून्य जुड़ रहा है जीवन में उतना आपका स्टेटस बढ़ेगा। अब शून्यता को किस तरीके से समझ सकते हैं? शून्यता आपके बेकार विचारों की, शून्यता आपकी बेकार इच्छाओं की, शून्यता आपकी वासनाओं की, जिन्होंने आपको गुलाम बना रखा है, जिन्होंने आपको इस दुनिया में इस कदर बेकार की चीज़ों में बांधा हुआ है ना। उस चीज़ की शून्यता जब आपके जीवन में उतरती है तो आप असल मायनों में आज़ाद हो जाते हैं। और कहते हैं ना कि भाई कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की नई शुरुआत करनी है तो तुम्हें शून्य होना ही पड़ेगा, शून्य होना ही पड़ेगा, उसी के बाद शुरुआत होती है, उसी के बाद शुरुआत होती है। बिल्कुल, जब तक आप उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे ना कि अपने दिमाग को खाली कर लेना है मुझे, तभी आप एक नए रास्ते पर बढ़ सकते हैं। जब तक दिमाग भरा हुआ है ऑलरेडी 99 चीज़ों से, तो आप नई शुरुआत नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग पर आपका ज्ञान हावी है, उस ज्ञान का अहंकार हावी है आपके दिमाग पर। तो मुझे शिव की जो ये चीज़ है ना कि शिव शून्य है, और जब समझते हैं हम उस शून्य को हो जाने को, तो वो बड़ी ही फैसिनेटिंग चीज़ लगती है मेरे को कि ये पूरा ब्रह्मांड इस शून्य से शुरू हुआ और एक दिन ये ब्रह्मांड इसी शून्य में समा जाएगा। बड़ी ही अमेजिंग सी चीज़ है एक। तो इसी शून्य से शुरुआत करते हैं हम भी, बिल्कुल, है ना? तो अभी मैं तेरे को ना वो बताऊंगा, अभी मैंने कहानी पढ़ी है मिलारेपा की। ओके, काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस कहानी है। हाँ, मिलारेपा द फेमस आई थिंक बुद्धिस्ट मॉन्क ना। तो अब वो बुद्धिस्ट बने कैसे, ओके, तो ये मैं कहानी तेरे को बताऊंगा। और मे भी हो सकता है कि ये कहानी लोगों को पता है या गलत पता है, कैसे पता है, क्योंकि मैंने जब रिसर्च करी तो उसमें सेम ही कहानी मैंने देखी हर जगह, लेकिन एक कहानी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, जो मेरे को भी सही लगी। तो अब सुनाता हूँ मैं तेरे को। तो मिलारेपा होते हैं, है ना? तो बचपन में उनके जो पिता थे उनकी डेथ हो जाती है, और पिता की डेथ होने के बाद उनके जो चाचा चाची होते हैं वो उनके साथ धोखा करते हैं। उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह होती है वो सब अपने अंडर में कर लेते हैं, और उनको मतलब गरीबों की तरह जीवन अपना जीना पड़ता है। तो ये सब देखकर मिलारेपा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है ना? तो वो अपना घर बार छोड़ के, मतलब उनकी मम्मी और उनकी जो बहन होती है उनको छोड़ के वो चले जाते हैं योग उसमें सॉरी तंत्र विद्या हासिल करने के लिए। ओके, कि क्योंकि उनका मोटिव ये होता है कि उनको बदला लेना है अपने चाचा चाची से। ओके, तो वो उस तंत्र विद्या के थ्रू उनसे बदला लेना चाहते हैं। तो अब मैंने जब ये रिसर्च करी तो उसमें काफ़ी जगह ये भी लिखा हुआ था कि उनकी माँ ने ही उनको बोला था कि तू जा बेटा, तंत्र विद्या सीखनी है तेरे को, और इनसे बदला लेना है। काफ़ी जगह ये भी था, और काफ़ी जगह इस चीज़ का कोई वर्णन नहीं था कि वो अपनी माँ के कहने से ही गए थे। मतलब ये अनक्लियर है ये बात, अनक्लियर लेकिन वो तंत्र विद्या सीखने इसीलिए गए थे, उनको बदला लेना था। हाँ, तो उन्होंने गए, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्होंने हासिल की वो विद्या, उन्होंने पा भी ली भाई, है ना? तो वो आते हैं वापस एक मौके की तलाश में कि कब वो अपने चाचा चाची से बदला लेंगे, ठीक है? तो फिर एक टाइम आता है जब उसके चाचा जो है अपने बेटी की शादी रखते हैं, तब उसके लिए वो मौका अच्छा होता है कि सब इकट्ठा होंगे, मैं इनको कर दूंगा एक ही बारी में। तो भाई चलता है फंक्शन, वो आते हैं वहाँ पर, वो अपनी तंत्र विद्या से बादल इकट्ठा करते हैं भाई, और उस पे जो है क्या नाम है, बर्फ़ के जो गोले होते हैं, ओलों की बरसात करवाते हैं भाई, पूरा जहाँ पे शादी हो रही होती है। तो उसमें करीबन 80-85 लोग दब के मर जाते हैं हाँ, ओलों से।
है ना? उसके बाद कुछ समय बाद तब तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ, चलो मैंने फाइनली अपना बदला ले लिया, हाँ, उनको है ना? उस गोल को अचीव करने की हाँ, खुशी महसूस होती होगी कि हाँ, जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ सीखा, तो हाँ, वो चीज़ आज मैंने सक्सेस कर दी। हाँ। और थोड़ा उनका वो इसलिए भी बढ़ गया ना थोड़ा जुनून कि जब वो वापिस आए थे ना तंत्र विद्या हासिल करके, तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ और बहन भी मतलब ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, हाँ, तो उनका और ज़्यादा मतलब कि मतलब क्रोध। मेरी पूरी फैमिली ही खत्म हो चुकी है हाँ, अब। अब देखना कुछ चीज़ को हासिल करने के जो सही भी नहीं है ना? उस चीज़ को हासिल करने के लिए उसने अपने परिवार को ही मतलब खो दिया एक तरीके से, है ना? अपनी माँ को जो बची-कुची उसकी माँ थी, बहन थी, वो भी खो दी उसने, है ना? तो कुछ टाइम बाद उसको इस चीज़ का पश्चाताप भी हुआ, है ना? गिल्ट फ़ील करने लगा वो। तो उसके बाद वो उससे निजात पाने के लिए भाई उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हुँ, तो वो जाता है साधु संतों के पास, ओके। है ना? उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है और साधु संत मतलब उसको ज्ञान वगैरह देते हुए लेकिन कोई बात नहीं बनती भाई, है ना? उनको कुछ संतुष्टि मिल नहीं पा रही थी। तब उन्हें पता चलता है कि एक जगह है ना? तिब्बत में, तो वहाँ पर रहते हैं मारपा, है ना? मारपा एक वो हैं, उनको ट्रांसलेटर मारपा के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जो भारत के जितने भी ये वेद वगैरह ये सब है ना, उनको ट्रांसलेट किया था तिब्बत भाषा में। अच्छा। हाँ, तो उसलिए उनको मारपा को ट्रांसलेटर कहा जाता है। तो वो जाते हैं वहाँ पर, है ना, खोज करने। तो उनको वो एक लड़के से पूछते हैं, वहाँ पे लड़का मिलता है उनको कि भाई मारपा जो ट्रांसलेटर हैं वो कहाँ मिलेंगे? तो उनमें से एक बच्चा होता है, वो आता है उनके पास, कहता है कि मेरे को पता है। तो वो उनको लेकर के जाता है खेत में। तो वहाँ पे जो है मारपा खेती कर रहे होते हैं, ओके। है ना? तो मारपा उनको देखते हैं और उसके पास आते हैं, मतलब छोड़ दिया उन्होंने खेती करना तब। उसके पास आते हैं मिलारेपा के पास और उसको एक वहाँ का एक लोकल वो होता है बियर मग जिसे कहते हैं, हुँ, हुँ। है ना? वो उसको देते हैं, तो वो मारपा उसको पी लेता है। तो उसको बोलते हैं कि अब तुझे ये पूरा खेत जोतना है ना? तो फिर वो करता है भाई, जुताई-वुताई करता है। उसके बाद वहाँ से वो मारपा चले जाते हैं अपने घर। तो जब पूरा शाम को थक-हार के कर देता है पूरी खेती-वेती, उसके बाद सोचता है अब क्या करूँ? है ना? तो जो वहाँ पे जो बच्चा था, तो उसको मतलब कि मारपा ओह सॉरी मिलारेपा को फिर वो उनके घर लेके जाता है मारपा के। तो तब उसको पता चलता है कि ये जो बच्चा है ये मारपा का है ना? तो फिर उसके बाद वहाँ जाता है, वहाँ मारपा को बोलता है कि मैं ऐसे-ऐसे आया हूँ और मेरी ये समस्या है कि मेरे को गिल्ट फ़ील हो रहा है क्योंकि मैंने अपने चाचा-चाची को ख़त्म कर दिया इस विद्या के थ्रू। हुँ, तो मारपा उससे तब उस टाइम पे कुछ नहीं कहते हैं, है ना? वो उसको अब वो मिलारेपा पूछता है कि क्या आप मेरे को मतलब ऐसा कुछ ज्ञान दे सकते हैं जिससे कि मैं इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर लूँ और ये जो भी मैंने किया है इससे मुझे निजात मिल जाए। मतलब हुँ। उनका मेन पर्पस यही था कि उनको जो गिल्ट हो रहा था ना, वो उस उससे बोझ को हटाना चाह रहे हटाना थे अपने चाहते थे। दिल से। और वो ये भी कह रहे थे कि मतलब कि मेरे को पुनर्जन्म नहीं लेना, मेरे को इस जन्म में सब कुछ सब कुछ निपटाना है मेरे निपटाना को। है ना? इतना लंबा नहीं चाहिए मेरे को। तो फिर उनके साथ अब वो पूछते हैं क्या नाम है मिलारेपा उनसे कि आप मुझे विद्या दे दीजिए और क्या नाम है मुझे खाने के लिए दे दीजिए, मुझे रहने की भी जगह चाहिए। तो अब वो एक वर्ड का यूज़ करते हैं क्या नाम है मारपा कहते हैं उसको, या तो तुम धम ले लो, हुँ, है ना? या तुम विद्या ले लो। हुँ, नहीं, नहीं सॉरी, या तो तुम धम ले लो हुँ। या खाना या रहने का ले लो आप। ओके, ये कंडीशन रखते हैं उसके ठीक सामने। है। तो जहाँ पे धम का मतलब वही है विद्या, विद्या, है ना? ज्ञान। हाँ, ज्ञान। तो अब वो सोच में पड़ जाते हैं मिलारेपा। तो मिलारेपा क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, आप मुझे अपना धम दीजिए, हुँ, बाकी मैं अपना खाने का और रहने का मैं अपना मैं अपने आप देख हाँ, लूँगा। अपने आप देख लूँगा। तो फिर वो एग्री हो जाते हैं फिर, है ना? तो उसको क्या करते हैं वो मिलारेपा पहले दिन क्या करता है, वो जाता है गाँव में अपना खाना-वाना इकट्ठा करने के लिए, तो वो करीबन 2 से 3 बोरे अपना खाना भर लेता है, कि अच्छा। एक ही बारी में मतलब कि पूरा धम जमा कर लिया उसने गेहूँ-वेहूँ, हुँ, है ना? धम नहीं सॉरी अपना गेहूँ-वेहूँ खाना वगैरह सब कुछ जमा कर लिया कि हाँ, सर्वाइवल के लिए इतना तो चल ही कि जाएगा। मेरा 1 साल तो निकल ही जाएगा इसमें, हाँ, है ना? उसमें वो कुछ अनाज बेच के एक तांबे का कटोरा भी ले लेता है, ओके, खाना जिसमें कि बनाने के मैं लिए। बना लूँगा खाना। ओके। वो आता है भाई, थका-हारा आता है वो, जो कट्टे लेके आता है वो उसको ऐसे फेंक देता है हुँ, ज़मीन पे एकदम,
और बहुत तेज़ आवाज़ होती है। तो उस टाइम पे जो थे मालपा जो है खाना खा रहे होते हैं, है ना? मालपा अचानक से एकदम उठते हैं वहाँ से, जब आवाज़ सुनते हैं, आते हैं वो बाहर। तो उसको बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना? ये तुमने क्या करा? अच्छा। तो वो कहता है कि क्या नाम है कि इतना भारी हो रहा था तो इसलिए मैं बोझ सँभाल नहीं पा रहा था, तो तो इसलिए इसलिए मैंने मैंने नीचे रख दिया। नीचे रख दिया, है ना? तो फिर मालपा उसको बोलते हैं कि नहीं तुम्हारी बस की नहीं है, तुमने मुझे खाने से उठा दिया है ना? तुम तो जाओ यहाँ से अब। तुम में मतलब वो सहनशीलता है ही नहीं, है ना? कि तुम जो है क्या अपने चाचा के जैसे तुमने अपने चाचा को मार दिया, मतलब घर-वर इनका तोड़ दिया, वैसे ही इसको भी करना चाहते हो क्या? अच्छा। इस तरीके से, तो भैया मेरे बस की नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, इस तरीके से। तो फिर वो बहुत मतलब रोया, गिड़गिड़ाया मालपा के सामने। तो मालपा मान गए तब उस टाइम पर, है ना? तो उन्होंने बेसिकली क्या काम दिया था कि तुम्हें मेरी घर की सफाई करनी है, तुम्हें मेरे खेत जोतने हैं, मतलब जितना भी काम होता है घर का वो सब तुम्हें करना है ना? तो ये उनकी मतलब एक तरीके से पनिशमेंट थी ओके। कि तुमने वो बोरा फेंक दिया। तो वो करते थे, उनको करते-करते करीबन ये मान लें कि बहुत टाइम बीत 8 साल हो गए उनको करते-करते। यही काम करते हुए इस हाँ। बीच में उनको कोई ज्ञान, कोई विद्या कुछ नहीं मिल कुछ रहा नहीं, है। उसका बीच का बताता हूँ मैं तेरे को, है ना? 8 साल तक उन्होंने ये चीज़ें करी हैं, है ना? जो लिखी हुई हैं। तो उस बीच में 8 साल के बीच में एक समय ऐसा भी आया था जब मालपा के पास और भी शिष्य आते थे, है ना? कि ज्ञान लेने के लिए। तो मालपा उनको मतलब कि 1 दिन में, 2 दिन में उनकी विद्या दे कर के चले जाते थे वो, है ना? अब वो देखता था भाई मिलारेपा कि ये क्या हो रहा है मेरे सामने, कि मैं तो इतने टाइम से यहाँ पर लगा हुआ इनका हूँ। लगा हुआ हूँ, ये मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बल्कि मिलारेपा ने उनकी पत्नी से भी बोला था बीच में कि आप बात करो उनसे कि, सिफारिश लगाओ है थोड़ी ना? मेरी। बात करो उनसे। तो उसमें उनकी पत्नी ने क्या किया था कि मिलारेपा के नाम से एक पत्र लिखा था। अच्छा। एक गुरुजी थे, है ना? जिनको भी सेम विद्या आती थी जो वो सीखना चाहता था। तो उन्होंने पत्र लिखा था, उस पे मिलारेपा की स्टैम्प भी लगा दी थी और उनको भेज दिया था गुरुजी को। तो मिलारेपा उनके पास भी गए थे विद्या सीखने के लिए। तो वहाँ से उन्होंने जब विद्या सीखी लेकिन कुछ उनका हुआ नहीं तब भी वहाँ पर, अच्छा। है ना? तो अब ये बात इनको पता चलती है मालपा को, है ना? अब मालपा भी मतलब क्रोधित हो जाता है कि भाई जब तू मेरे पास आया, अब तेरे को भी तो बुरा लगेगा कि तेरे पास कोई बंदा कुछ सीखने आ रहा है, सही बात है। तुझे बिना बताए वो किसी और के पास जा रहा है सीखने के लिए, है ना? बुरा तो लगता ही है भाई। तो उन्होंने जो वो थे ना जो संत थे जिसके पास मिलारेपा गया था, उनकी जो मान्यता थी वो ख़त्म कर दी उन्होंने, रद्द कर दी, है ना? अच्छा। हाँ, उनकी मान्यता ही रद्द कर दी भाई। मिलारेपा नुकसान ही करा रहा अभी तक सबका। हाँ, तो उसके बाद भाई अब तो ये काफ़ी ज़्यादा वाला मतलब उसने कर दिया था इस बार, है ना? तो अब उसकी सज़ा ये थी कि अब तुझे भाई मैं दूँगा तेरे को मतलब शिक्षा दूँगा, लेकिन तेरे को मेरे बेटे के लिए वो बनाने पड़ेंगे, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब घर वगैरह कुछ कहा था हाँ, ठीक उन्होंने है, ठीक है। कि तुम्हें 3 कोनों का घर बनाना अच्छा, है ठीक ना? है। तो वो बनाते थे भाई, 3 कोनों का घर बनाया। अब फिर मालपा ने बोला अब मुझे 4 कोने का घर बनवाना अपने बेटे के लिए। उसने 4 कोनों का घर बनाया। इस बीच में शिष्य आते थे उनके पास, वो चल मालपा रहा है के पास। कि वो उनको एजुकेशन दे रहे हाँ, हैं। तो ये चीज़ अब मिलारेपा देख रहा है ना? अब वो क्या करता है, वो जाके ना चुप, गुरुजी बैठे हैं ध्यान में, मालपा जो है, वो पीछे से जाके चुपके से बैठ जाता है वहाँ क्लास में। अच्छा, बाकी बच्चों के बीच हाँ, में। बाकी बच्चों की मतलब कुछ तो मिले। कुछ तो मिले, एक शब्द ही सीख लूँ, कुछ तो मतलब ऐसा हो गया था उसका कि मतलब एक शब्द ही मिल जाए मेरे को। तो भाई मास्टर जी अपनी आँख बंद करके रखते हैं वो, और उन्हें पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि ये आके बैठ गया है। तो वो भाई उठ के आते हैं, छड़ी रहती है हाथ में, तो भाई बजाना शुरू मिलारेपा पे और उसे मिलारेपा। घसीट के मतलब वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अच्छा। ऐसा करीबन 4 से 5 बार होता है भाई। वो भी बंदा परेशान हो चुका था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो था क्या इतने हो रहा है। टाइम बीत चुका है। हाँ, तो उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद जब ये वाली घटना हुई थी, जब वो गुरुजी के पास गया था, तब हर चीज़ से हार के वो आत्महत्या करने जा रहा था फिर कि अच्छा। अब नहीं झेल सकता मैं इस हाँ, कि गिल्ट को। मतलब गिल्ट हाँ, तो मेरा उतर नहीं रहा है, हाँ, और ऊपर से ज्ञान भी नहीं मिल रहा ज्ञान भी है, नहीं मिल रहा और है मैं और अपने आप को ऐसे घिसते जा घिसते रहा रह हूँ रहा हूँ। पागलों की तरह, तो कुछ हाँ, रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, मैं ऐसे ही मर रहा हूँ हर हाँ। दिन। तो इससे अब भाई बेटर है कि 8 अब, साल सोचना, 8 साल उसकी उम्र भी होती जा रही है ना? हाँ, तो तो उसने एट लास्ट अब यही सोचा कि मैं जी वैसे भी नहीं पा रहा हूँ, हाँ, तो इससे बेटर है ना कि
इस गिल्ट के साथ जीने से बेटर कि मैं मर ही जाता हूँ। हाँ, तो उसका यही था ना कि भाई मेरे को इसी लाइफ में चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये नहीं है हाँ, कि मर जाऊँ फिर मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, फिर मैं उसमें भी मेरे को काटना पड़ रहा है ये सब, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। उसका ये था। तो फिर अब चल मान जाते हैं वो मिलारेपा, सॉरी वो मारपा जो है मान जाते हैं उसको शिक्षा देने के लिए, तो उसको ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने के बाद उसको एक कोठरी में बंद कर देते हैं। अब ये जो ज्ञान था, ये भी एक तरीके की साधना थी। तंत्र विद्या में ही आता है ये चीज़। मैं नाम भूल रहा हूँ उसको, क्या कहते हैं, एक जो उसके लिए करते हैं ना, जो कर्ण पिशाचनी ये सब होता है ना? ऐसी चीज़ें जो होती हैं, इसकी साधना थी वो, ओके। है ना? तो अब वो कर देते हैं उसके कमरे में बंद। तो तीसरे दिन उनको मिलने आती है, मतलब डाकनी मिलने आती है। अच्छा, डाक डाकिनी मिलने हाँ, आती है। डाकनी वही होती है, तेरे को पता ही है, वो एक एंटिटी हाँ, होती वो एंटिटी होती हैं है एक। ना? किसी को भी मतलब योगी या तंत्र विद्या करने वाले होते हैं, उनकी नीड पड़ती हाँ, हाँ, हाँ। है ना? तो एक डाकनी मिलने आती है उनसे और उनको बताती है कि जो तुम्हारे गुरुजी ने जो तुम्हें तुम्हें शिक्षा दी है, उसमें से अभी एक मूल जो मेन जो विद्या है ना, वो उन्होंने नहीं दी है अभी। तो वो ये बात जा कर के मालपा को बताता है कि डाकनी आई थी, डाकनी ने ऐसे-ऐसे बोला है। तो पहले तो मतलब मालपा कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो तुम्हें सारी विद्या सिखाती है, जो मैंने अपने गुरुजी से सीखा है, वो सब मैंने तुम्हें बता दिया। बता दिया। तो कहता है नहीं, उन्होंने तो ऐसा बोला है। तो अब क्या करते हैं, मालपा बोलते हैं चलो मेरे गुरुजी के पास भारत चलते हैं। अच्छा, जहाँ उसके गुरुजी भारत में हैं? हाँ, उसके गुरुजी भारत में ओके। हैं। मैंने पढ़ा था वहाँ पे बिहार या नेपाल बॉर्डर पे, ऐसे बताया था हुँ, उन्होंने। हुँ, हुँ। तो अब वो मालपा के साथ वहाँ पे जाता है, भारत में जाता है और मालपा अपने गुरुजी से मिलता है जाके और उनको बताता है कि एक डाकनी आई थी, उन्होंने बोला है कि क्या कहते हैं कि एक विद्या रह गई है ना? तो गुरुजी कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ है। वो कहता है हुँ। हाँ, मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे एक शिष्य है उनके साथ हुआ है। तो उनको बुलाते हैं वही, तो वो जाते हैं, बताते हैं उनको कि ऐसे-ऐसे हुआ है। तो गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी अपना जो सिर है वो तिब्बत की साइड, कहाँ बताया था उन्होंने, मतलब वो मैं जगह भूल गया, मतलब तिब्बत साइड में ऐसा कुछ था कि उस तरफ सिर झुका के बोलते हैं कि वहाँ पर एक रोशनी चमकी है, ऐसे करके, ओके। है ना? तो मतलब उनको भी थोड़ा पता चल गया था कि ये जो आया मिलारेपा, ये कुछ अलग ही है, हुँ, कि हुँ। डाकिनी ने आके इसको ऐसा बताया है। तो कहता है हाँ, कि ऐसी एक विद्या है, वो सिखाते हैं, फिर उनको दोनों को बताते हैं, वो फिर वापस आ जाते हैं अपना तिब्बत में। उसके बाद शुरू होती है कैलाश की जो है यात्रा। अच्छा। तब वो मतलब ऐसे बन गए थे, अब जो मारपा थे, पहले वो उसके गुरु थे मिलारेपा के। अब हुँ। मिलारेपा जो है वो मारपा मारपा के के गुरु गुरु बन बन चुके गए। थे, क्योंकि ओके, उनको डाकनी ने ऐसा करने को कहा था, मतलब कि ओके। ज्ञान हासिल मतलब करने के लिए कहा उनके था। पास अब मारपा से ज़्यादा ज्ञान हो चुका था, तो हाँ, इसलिए मारपा अब मिलारेपा के शिष्य बन शिष्य गए। बन गए थे, एक तरीके से ऐसे मान लो, ओके। है ना? तो फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ, मारपा जो सॉरी मिलारेपा जो थे, वो अपने जो क्या कहते हैं इसको, अपने मतलब सहपाठी या कुछ हुँ, ऐसे, हुँ, हुँ। ऐसे मतलब पहाड़ों में जा रहे थे, घूम नहीं रहे थे, सॉरी, कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे। ओके। वहाँ बैठ के ध्यान साधना कर रहे थे, क्योंकि उनका पर्पस था पहाड़ पे जाने का, अच्छा। है ना? तो वहाँ पर उनको एक बंदा मिलता है जिसका नाम नरोपा ऐसे करके कुछ होता हुँ। है ना? तो अब वो उनको चैलेंज करता है, इसको मिलारेपा को, मिलारेपा को चैलेंज कि करता है। देखते हैं इस पहाड़ी पे सबसे पहले ऊपर कौन चढ़ता है, कौन और चढ़ता जो है? चढ़ेगा उसका ही नाम होएगा, है हुँ। ना? वो जानते थे वो सबसे नारोपा, महान तांत्रिक बनेगा हाँ, वो। नारोपा जानते थे कि मिलारेपा जो है वो उसका काफ़ी ज़्यादा नाम हो गया है यहाँ पे, कि हुँ। उसको माना जाने लगा है कि हाँ, ये सही बंदा, मतलब इसको नॉलेज है। तो इसलिए उसने उससे शर्त लगाई। तो उसकी नॉलेज को चैलेंज करने के लिए हाँ, उन्होंने वो चीज़ करी। तो अब रेस शुरू होती है। मिलारेपा जो है वो वहीं पर बैठ के साधना करने लगते हैं, और नारोपा जो है वो सीधा अपना जाके पहाड़ी पे चढ़ना स्टार्ट कर देता ठीक है। है ना? अब दोनों मतलब वो चढ़ रहा है कैलाश पर्वत पे, तो अब उसके शिष्य बोलते हैं मिलारेपा के कि गुरुजी वो पहुंचने वाला ऊपर। तब वो उठते हैं मिलारेपा और धीरे-धीरे, मतलब धीरे-धीरे नहीं, मतलब तेज़-तेज़ कदमों से अपना चलने लगते हैं पहाड़ के ऊपर। तो जब वो नारोपा जो है बिल्कुल चोटी पे पहुंचने वाला होता है, तब एक सूरज निकलता हुँ, है हुँ। ना? सूरज निकलता है और उसकी इतनी तेज़ चमक होती है भाई, वो नरोपा की आँखों में पड़ती है और नरोपा जो है वो पीछे की तरफ हटने लगता अच्छा। है ना? अब और मिलारेपा जो है वो उससे आगे निकल जाता है
और वो अपना पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है और उसका ही नाम होता है फिर आज तो तक। वो जो सूरज है वो बाद में हट जाता है जब नहीं नहीं, मिलारेपा वो चढ़ रहे होते हैं? नॉर्मली जैसे सूरज उगता है, सूर्योदय होता है, ओके। वैसे हुआ था। तो तब वो क्या नाम है, नरोपा जो है वो उससे माफ़ी वाफ़ी मांगता है मिलारेपा से। मिलारेपा से कि मैंने आपको हल्के में लिया हम्म। और मुझे नहीं पता था। हो सकता है कि आपको पता हो कि सूरज निकलने वाला है, इसलिए आपने थोड़ा वेट किया कि जो पहली किरण होती है वो असहनीय होती है, मतलब इस तरीके हम्म। से, तो इसलिए आपने वेट किया हो। तो तब से मतलब उसका नाम है मिलारेपा कि वो बंदा सबसे पहला चढ़ने वाला है। तो और वो ही एक लौता ऐसा है हम्म, कि जो कैलाश पर्वत पर चढ़ा है अभी तक, हाँ, जो डॉक्यूमेंटेड है, मतलब जो जो स्टोरी है। डॉक्यूमेंटेड है वो यही है। ओके। और उसके बाद तो भाई बंदों ने पता नहीं बता रखी हैं चीज़ें, या असली में है या नहीं है ये तो नहीं नहीं, पता। कई लोगों ने ट्राई करा उसके बाद हाँ, चढ़ने के लिए कैलाश पे, नहीं बट चढ़ने के लिए तो किया है, लेकिन जो वो बताते कि मिलारेपा ने वहाँ पे क्या क्या देखा, क्या वो क्या बताते हैं कि मतलब कि उनको शिव जी के दर्शन हुए वहाँ पर। मिलारेपा को? हाँ, मिलारेपा को वहाँ पे जब चढ़ रहे थे कि शिव जी के दर्शन हुए वहाँ पे, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पवित्र धरती तो है ही, खैर शिव जी का भाई स्थान है वहाँ पर। एग्जैक्टली। तो उन्होंने भी जब वो वापस आए वहाँ से कैलाश पर्वत से, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे किसी को जा मतलब कोई मतलब कि कोई ना जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि वो बहुत ही पवित्र स्थान है, वहाँ पे भगवान शिव का वास है। तो वो तुम्हारे लायक है ही नहीं धरती कि आप वहाँ पर जाके हाँ, कदम मतलब रखो अपना। नॉर्मल इंसान हम्म, उस वहाँ की एनर्जी को ही सहन नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसलिए मतलब लोग जाते हैं तो ये अजीबो-गरीब चीज़ें होती हैं कि उम्र बढ़ जाती है ना? हाँ, वहाँ पे ये बात बहुत मशहूर है कि जो हुँ, टाइम है हुँ, वो बहुत जल्दी बीतने लगता है, और लोगों के बाल और नाखून ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल स्पीड से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से हाँ, ये बढ़ने सब लगती होता है। हैं। तो इसमें एक चीज़ तो मेरे ध्यान में भी आई, अब यार पता नहीं ऐसा है या नहीं है, हम्म। क्योंकि जब मैं स्टोरी ये पढ़ रहा था, तो ये मेरे को भी बहुत अजीब सा लगा कि मतलब मिलारेपा चढ़ उसको पता था, ये चीज़ कन्फर्म उसको पता थी कि अब तू भी गया है पहाड़ों में, है ना? सूरज निकलता तो उसकी किरण इतनी तेज़ रहती है कि हाँ, भाई मॉर्निंग के डायरेक्ट नहीं टाइम पे। देख पाएँगे, हाँ, एग्जैक्टली। है ना? तो यही वो चीज़ है कि मिलारेपा को पता था ये चीज़। कि थोड़ी देर में सूर्योदय होने वाला हाँ, है। लेकिन उसने नारोपा को नहीं बताई कि भाई हम्म। अगर आप मेरे से पहले जाओगे, चलो रेस तो एक अलग चीज़ है ना? कि आप जाओगे तो आपको ये चीज़ असहनीय होगी कि आप वहाँ पे जाओगे तो हम्म। सूरज निकलेगा और आपकी आँखों में पड़ेगा चाँद, तो दिक्कत हो जाएगी, हम्म। है ना? तो ये चीज़ उन्होंने उसको नहीं बताई, तो यहाँ पे यही तो बात है कि है ना? नरोपा ने मिलारेपा के ज्ञान की वजह से ही तो उसको चैलेंज किया था। हुँ। अब अगर मिलारेपा नरोपा को वो चीज़ बता देते तो नरोपा के अज्ञानता को कैसे जाना जाता फिर? हाँ, अगर इस कॉन्सेप्ट से देखें तो ये चीज़ हो सकती ये है, चीज़ हो लेकिन सकती है ना कि नरोपा के अज्ञान के लेवल को हुँ, मिलारेपा के ज्ञान के लेवल से ऐसे ही तो कंपेयर किया जाएगा कि हाँ, हाँ। मिलारेपा को पता था कि थोड़ी देर में सूर्योदय होने वाला है तो मुझे हुँ, रुकना चाहिए। नरोपा को उस चीज़ का ज्ञान था ही नहीं, हुँ। इसलिए तो वो ऊपर नहीं चढ़ पाया। लेकिन फिर ये हो गया ना कि अगर नरोपा को वो बोल देते ये चीज़ कि तुम मत जाओ, रुक जाओ अभी, है ना? तो इसमें क्या होता, इसमें मिलारेपा का नाम नहीं होता कि वही एक इकलौता बंदा है जो चोटी पे कैलाश की चोटी पे चढ़े। चढ़ा था, और बट उसका अभी तक नाम हाँ, है ना? बट नरोपा ने गलती क्या करी? नरोपा चैलेंज्ड मिलारेपा, ही डिडंट आस्क फॉर हेल्प हुँ, टू क्लाइंब ऑन कैलाश। अगर वो बोलता कि मुझे आपकी मदद चाहिए, कि मैंने सुना है आप बहुत हाँ, ज्ञानी हो, हुँ, तो मुझे आपकी मदद चाहिए कैलाश के ऊपर चढ़ने के लिए, हुँ, तो मिलारेपा उसको कहते कि अभी थोड़ी देर में सूर्योदय होने वाला है, जब मैं चढ़ाई करूंगा तब चढ़ना मेरे साथ। लेकिन हुँ। मिलारेपा नरोपा ने क्या किया कि मैं चैलेंज करता हूं आपको। हाँ, ये गलती हो गई भाई ये उससे, गलती करी ना उसने, ये तो गलती उसकी करी। अज्ञानता का लेवल इस चीज से पता चलता है, हुँ, और मिलारेपा के ज्ञान का लेवल इस चीज से पता चलता है कि उनको पता था थोड़ी देर में सूर्योदय होगा तो मुझे हुँ। रुकना चाहिए। तो ये चीज़ अब तूने क्लियर कर दी ना ये चीज़, हम्म। तो ये मेरे दिमाग में थी कि भाई वो ऐसा बता क्यों सक किया ऐसा उसने? क्यों किया वो तो ऐसा? इतना ज्ञानी आदमी है ना, उसने हाँ, ऐसा क्यों ऐसा क्यों किया? किया? तो ऐसा इसीलिए किया ना क्योंकि नरोपा की अज्ञानता का कैसे पता चलता, फिर नरोपा को कैसे खुद की अज्ञानता का रियलाइजेशन होता कि हुँ, मैंने क्या बेवकूफ़ी करी है अभी। हाँ, एग्जैक्टली। तो हाँ, अभी ये जैसे चीज़। तूने कैलाश की बात छेड़ी, हुँ, तो कैलाश पर्वत के बारे में तो बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं, बहुत हुँ, सारी
लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। आज मैं कैलाश के बारे में ही बताऊंगा, हाँ बट इट्स नॉट कैलाश पर्वत, तो इट्स अबाउट कैलाश टेम्पल। ये अच्छा कैलाश अच्छा मंदिर के बारे में है हम्म जो आज मैं बताऊंगा, जो बहुत ही मिस्टीरियस एंड ब्यूटिफुल इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। कि लोग कहते हैं कि मुगल्स जब आए हमारी कंट्री में तब उन्होंने हमको मुगल आर्किटेक्चर दिया, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर वहाँ से मिला। बट जब मैं कैलाश टेम्पल के बारे में रिसर्च कर रहा था और जो उस टेम्पल का मैंने पूरा स्ट्रक्चर देखा, उस टेम्पल पे करी गई कारीगरी, नक्काशी और मूर्तियाँ, जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं वहाँ पर, मैंने वो देखे। वो जो डिटेल्स जो वहाँ पे दिखाई गई हैं, मतलब एग्जैक्टली है ना, उस जो पिलर्स हैं उस पे पिलर्स पे डिटेल्स भाई इतनी डिटेल्स, और जो पूरे स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ प्रॉपर, जो हमारी ग्रंथों में स्टोरीज बताई गई हैं, वो उन टेम्पल वॉल्स पे, इनसाइड ऑफ टेम्पल्स, आउटसाइड ऑफ टेम्पल, उसके बाहर जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वहाँ पर जो पूरी स्टोरीज बताई गई हैं अलग अलग कथाओं के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, रामायण हो, महाभारत हो, उनसे रिलेटेड जो स्टोरीज बताई गई हैं, वो जिस तरीके से पत्थरों में कार्व करी गई हैं, वो इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं। तो वो मैं कहूँगा कि बहुत मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस होने की पीछे क्या वजह है ये भी मैं बताऊँगा। और ब्यूटीफुल मैं उस जगह को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे भारत की वास्तुकला का, भारत के आर्किटेक्चर का, द ओल्ड एंशिएंट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, जो इतना कमाल का है और ब्यूटीफुल है। एंड उस आर्किटेक्चर के पीछे की जो मिस्ट्री है वो ये है कि जो टेम्पल है ना, वो उसकी ऊंचाई जो है लगभग 100 फीट से ऊपर है। 100 फीट से ज़्यादा ऊंचा है वो टेम्पल। एंड जो रिसर्च करी गई है उस टेम्पल के ऊपर, कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर कैसे शुरू होता है, बेसिक कैसे शुरू होता है स्ट्रक्चर का, पहले नीचे का हिस्सा बनाएंगे, फिर ऊपर का हिस्सा फिर बनाएंगे, बिल्डिंग नीचे से ऊपर हाँ, जाएगी, मतलब पहले नीचे से ऊपर फाउंडेशन, बनता फिर नीचे से ऊपर हाँ, बढ़ती नीचे से जाएगी ऊपर बिल्डिंग। होता है सब कुछ। बट उस बिल्डिंग की खास बात क्या है कि वो ऊपर से नीचे बनाया गया है, और ऊपर से नीचे बनाया गया है। उसके बाद भी उससे भी हार्डेस्ट पार्ट क्या था, वो एक सिंगल माउंटेन रॉक को काट के बनाया गया है। एक सिंगल माउंटेन रॉक था उस जगह पर, जिस रॉक को पूरा कार्व किया गया, उसको अंदर से खोखला किया गया, और तब वो पूरा टेम्पल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। अब मैं वही तो सोच रहा हूँ कि भाई अगर उसको ऊपर से नीचे बनाया गया है तो उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन पता थी कि इतना एरिया हमें चाहिए उस मंदिर को बनाने के लिए। एग्जैक्टली हैं, अब उन्होंने शुरुआत तो चोटी से की होगी, हाँ, है ना। अब सोचना भाई कि चोटी से पत्थरों की हिट मार मार के कैसे वो ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे वो लेकर के गए कैसे वहाँ क्रिएट तक, हुआ होगा। क्योंकि हैं? जब एक स्ट्रक्चर शुरू होता है, एक टेम्पल स्ट्रक्चर शुरू होता है, वो ऊपर जो होता है वो छोटा होता है, एंड इट एक्सपेंड एज वी गो डाउन। ठीक है, मैं अगर इसको ऐसे समझूँ ना कि भाई कि वो टेम्पल नहीं बना रहे थे, वो एक जैसे मूर्तिकार बनाते हैं ना स्टैचू की भाई, हाँ, है ना, उन्होंने स्टैचू बनाया था वो, स्टैचू बनाया। है लेकिन ना। स्टैचू में कर सकते हैं, लेकिन अब सोचना उसको बनाने के लिए वो बंदे क्या रहे होंगे बंदे क्या रहे होंगे, वो कि जो लगे होंगे उस पे, हाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। आज के टाइम पे अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब एक बिल्डिंग नीचे से खड़ी होती है तो तूने देखा होगा जो वो मिस्त्री काम करते हैं बिल्डिंग में, प्रॉपर रस्सी से नाप के देखते हैं कि दीवार हाँ, टेढ़ी तो नहीं गई है इधर उधर। एक इंच नापते एक हैं एक भाई। नापते ना कि भाई, क्योंकि हल्की सी भी इधर टेढ़ा हो गया ना तो ये दीवार कहाँ से शुरू हो गई कहाँ निकलेगी पता नहीं चलेगा, हाँ, वो तो है है ना। हाँ। और सोच, वो इतने बड़े पत्थर में कार्विंग कर रहे थे,
वो कैसे कैलकुलेट कर पा रहे थे कि अच्छा अब यहाँ से इतना हिस्सा कार्व हो गया है, अब हमें इतना बाहर की तरफ कार्व करना है, अब हमें इस पत्थर को इतना अंदर की तरफ काटना है, इतना गोल काटना है, इतना तिरछा काटना है, वो ये कैसे कैलकुलेट कर पा रहे होंगे इतने मैसिव स्ट्रक्चर को? मैं तो भाई उसको देखता हूँ ना मंदिर को, कभी-कभी ऊपर ड्रोन शॉट होते हैं, हम्म। ड्रोन शॉट से मैंने देखा है उसको वीडियो में, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे तूने देखा 3D प्रिंटर जैसे वो हाँ प्रिंट हाँ हाँ करता है ना, हाँ कि चालू कर दिया तो टेन भाई पूरा बना दिया उसने है। हाँ। ऐसा सेम मेरे को महसूस वो होता है। बिल्कुल लिटरली वो बना ही इस प्रोसेस से है ना, क्योंकि हम किसी चीज़ को कार्व कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कहीं भी कोई जॉइंट नहीं है कि दो हम्म। दो चीज़ों को चिपका के जोड़ा गया है। जॉइंट नहीं, वो पूरा एक पीस लगता है, वो वन पीस, जैसे तूने कहा कि 3D प्रिंटिंग, हाँ। तो वो पूरा वन पीस लगता है कि कहीं से किसी चीज़ को चिपका के नहीं जोड़ा गया, किसी चीज़ को कील से ठोक के नहीं जोड़ा गया है, तो वो पूरा वन पीस लगता है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो स्ट्रक्चर बन रहा था तो जो कैलकुलेशन लगाई गई है 2 से 4 लाख टन इतने अमाउंट के बीच का वहाँ से पत्थर निकाला गया है। जब कार्व कर रहे होंगे और जो वेस्ट स्टोन निकला होगा वो 2 से 4 लाख टन के बीच का पत्थर था। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने आसपास के एरिया में पूरा का पूरा रिसर्च करी, देखा कि यार जो ये स्टोन यहाँ से निकला होगा वो स्टोन कहीं तो यूटिलाइज किया गया होगा, क्योंकि हाँ। ये पूरा का पूरा मंदिर और उसके चारों तरफ बनी हुई हर एक दीवार, हर एक मूर्ति एक पत्थर से काट के बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज़ जोड़ के चिपकाई नहीं गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो वो रॉक निकल रहा था उस टाइम पे, वेस्ट रॉक, उसका तो इस्तेमाल हुआ नहीं है यहाँ पे। तो वो गया कहाँ? आस पास के या दूर दूर तक के भी इलाकों में उस कैलाश टेम्पल से निकले हुए वेस्ट रॉक का कोई नामो निशान नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है कि वहाँ पे आसपास के इलाकों में या दूर दराज के भी इलाकों में किसी मंदिर की मूर्ति बनाई गई हो उस रॉक से, या कोई और बिल्डिंग बनाई गई हो उस रॉक से, या कोई टेम्पल बना, कुछ नहीं। वैसे ये चीज़ तो है भाई कि इंडिया में जितने भी टेम्पल्स बने हुए हैं ऐसे पौराणिक जो हैं, उनमें सब में यही कॉमन बात है कि भाई वो जैसे बने हैं ना, तो उनका आज की भी साइंस वो पता नहीं लगा पा रही है कि अगर ये बनाए गए हैं तो इनसे निकला हुआ जो वेस्ट है ना, वो कहाँ है, या उनको किस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, वो क्या थी, एग्जैक्टली है ना, ये किसी को नहीं पता ये चीज़। और उसके बाद जब और गहरी रिसर्च करी गई तो पता चला मेरे को कि 1876 के टाइम में एक ब्रिटिश स्पिरिचुअलिस्ट थी, वो इन स्पिरिचुअल टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करती थी। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, गोस्ट लैंड। गोस्ट लैंड उस किताब का नाम था। वो किताब थी ऑकल्ट साइंसेस और ऐसे ही मिस्टीरियस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में, स्पिरिचुअल प्लेसेस के बारे में। तो उन्होंने जब उस किताब को लिखा तो उस किताब में उन्होंने अपने कैलाश टेम्पल के एक्सपीरियंस के बारे में बताया हुआ है। वो कैलाश टेम्पल के अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में लिखती है कि इस टेम्पल के नीचे कुछ ऐसी सीक्रेट टनल्स हैं जो अंदर जाके किसी एक अंडरग्राउंड सिटी के अंदर खुलती है। अच्छा, उसके नीचे टनल्स है? हाँ, उस टेम्पल के नीचे टनल्स हैं। और अगर तू यूट्यूब पे किसी रिसर्च वीडियो को देखेगा तो वहाँ पे सच में टनल्स हैं जिनको जाली और दरवाजे लगा के नॉर्मल लोगों के लिए बंद किया हुआ है। हाँ, वैसे मैंने उसका अंदर का वैसे देखा है वीडियोस वगैरह में, तो उन्होंने काफ़ी दरवाजे तो बंद किए हुए हैं, हाँ, लेकिन ये नहीं पता कि वो टनल्स है। वो टनल्स हैं जो उस टेम्पल के नीचे जाती हैं। और उन्होंने क्या लिखा है कि वहाँ पर जब वो रिसर्च के लिए आई थी वहाँ पे उस टाइम, कि उनको वहाँ पे ना कुछ मिस्टिकल लोग मिले थे। उन मिस्टिक लोगों के थ्रू उन्होंने एक बंदा था कलेवा लुई, हम्म। उससे एक स्पिरिचुअल कांटेक्ट किया था। मतलब वो उससे फिजिकली कभी नहीं मिली थी,
वो उन मिस्टिक लोगों के थ्रू एक स्पिरिचुअल कांटेक्ट उन्होंने उससे किया। तो कलेवा लुई अपनी कहानी बताता है उनको कैलाश टेम्पल के बारे में। वो कहता है कि जब वो कैलाश टेम्पल आया था तो कुछ अनजान लोग मिले उसे, और वो लोग उसको कैलाश टनल्स के थ्रू एक चेम्बर में ले गए नीचे, मंदिर के नीचे। और जैसे ही हम उस चेम्बर से आगे की तरफ पास हुए तो एक बहुत बड़ा हॉल आ गया तुरंत। मतलब कि चेम्बर जैसे क्रॉस करा तो वो चेम्बर एक बहुत बड़े हॉल में खुलता है। तो जैसे ही वो चेम्बर उस बहुत बड़े हॉल में खुला तो वो सामने देखता है कि सामने 7 बड़ी बड़ी मेटेलिक चेयर्स लगी हुई हैं, और उन 7 में से भी 3 चेयर्स ऐसी हैं, सॉरी, जो बाकी चारों से साइज में बहुत बड़ी हैं, और वो 3 सेंटर में रखी हुई हैं। 3 चेयर्स बड़ी हैं हाँ, और बाकी बाकी छोटी हैं। बाकी जो 2 इस साइड, 2 लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड, वो छोटी हैं। तो मतलब 3 चेहरे की बड़ी है भाई। ब्रह्मा विष्णु महेश। मे भी हो सकता है। बट इस चीज़ के पीछे मैंने एक दूसरी अपना दिमाग लगा के थोड़ी दूसरी थ्योरी बनाई है। तो वो 3 चेयर्स जो थी वो कहता है, कलेवा लुई बताता है इस बात को, कि जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो वो जो 3 चेयर्स थी वो हवा में फ्लोट करने लग गई, अच्छा। और वो किसी एक बैटरी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट से पावर ले रही थी और फ्लोट कर रही थी हवा में, सिर्फ वो 3 चेयर्स। और उसने बताया कि उन 7 चेयर्स पे, इंक्लूडिंग दोज 3 विच वर फ्लाइंग, हुडेड फिगर्स बैठे हुए थे। मतलब कोई एक हुड टाइप का उन्होंने कपड़ा ओढ़ा हुआ था। तो ये मतलब उसको दिख रहा है, ये हाँ, ये दिख रहा है उसको, दिमाग में। दिमाग में नहीं, वो अपनी आंखों से देख रहा है सामने रियलिटी। वो बंदा। वो कैलाश टेम्पल के नीचे मौजूद हाँ। एक बहुत बड़े हॉल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में है, जहाँ पे उसको कुछ अनजान लोग लेके जाते हैं उन टनल्स के थ्रू जो मंदिर के नीचे हैं। तो वो दिमाग में तो ले जाते हैं ना, नहीं, हकीकत में लेके गए थे। हकीकत में लेके जा रहे हैं उसको वो। मैं तो सोच रहा था मतलब दिमाग में लेके जा रहे हो। कलेवा लुई एमी ब्रिटन को ये कहानी बता रहा है एक मेंटल कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। अच्छा। लेकिन कलेवा लुई की रियल कहानी है जो उसने एक्सपीरियंस करी, ये अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा है एमी ब्रिटन को, वो एक मेंटल कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो जब ये वो, बंदा तो रियल है ना। हाँ, कलेवा लुई, तो जब वो नीचे पहुंचता है, देखता है सामने 7 चेयर्स हैं, और 3 चेयर्स पे बैठे हुए मेन 3 बंदे थे, और सातों के सातों हुडेड फिगर्स थे। उन्होंने हुड टाइप ऑफ कुछ क्लोथिंग थी, वो अपने फेसेस छुपा रखे थे उससे, और वो 3 चेयर्स थी वो फ्लोट कर रही थी हवा में। उसके बाद क्या होता है कि वो बोला एक तीसरा बंदा था, तो जो बीचों बीच था बिल्कुल, वो थर्ड पर्सन उससे कुछ बात कर रहा था। तो कन्वर्जेशन का जो एक्सप्लेनेशन है कि क्या कन्वर्जेशन हुआ था वो तो नहीं है उस किताब में मेंशन, बट वो कलेवा लुई से कुछ बात कर रहा था, वो जो बीच में बैठा हुआ इंसान था या क्या चीज़ थी वो। तो कह रहा कि वो फेज हो रहा था, फेज इन द सेंस कि कभी कभी वो दिख रहा है, कभी कभी वो नहीं दिख रहा है। मतलब जैसे उसमें होता है जो क्या कहते हैं मॉनिटर वाले, उसमें स्क्रीन टाइप में, जैसे आयरन मैन में वो बना नहीं देते एक होलोग्राम टाइप का। हाँ, ये मान ले कि काइंड ऑफ होलोग्राम में ग्लिच आ रहा है, हाँ, है ना, कि वो कभी कभी दिख रहा है, कभी कभी नहीं दिख रहा है, हाँ, होलोग्राम। ठीक है। तो उसको समझ नहीं आया कि ये है क्या, क्या नहीं है ये। फिर वो उस कैलाश टेम्पल से बाहर आ जाता है। फिर जो एक्सपीरियंस है, जो कहानी है, वो सिर्फ इतनी ही बताई गई है उस किताब में। अब मैंने थोड़ी सी और रिसर्च करी इसके ऊपर कि मतलब ये टनल्स, ये सारी चीज़ें, इसके पीछे कहानी क्या है। तो मेरे को जो मिला इसके बाद की कहानी जो इससे कनेक्ट हुई, वो ये हुई कि हो सकता है कि एक टाइम पर ये जो टनल्स हैं, इसके नीचे पूरा शहर बनाया गया हो जिन में इन टनल्स के थ्रू जाया जा सकता है। और
ये शहर उस टाइम पे बना हो जिस टाइम पे एक बहुत बड़ी जल प्रलय आई थी, मत्स्य अवतार। सुना है जब विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था, और क्या नाम था उनका, एक राजा से मिले थे, उन्होंने कहा था कि 7 या 8 दिन बाद एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, आप एक नाव बनाओ जिसमें आप जितने भी लोगों को, जीव जंतुओं को बचा सकते हो बचाओ। मतलब हर चीज़ का जोड़ा चाहिए था उनको हाँ अपने मतलब शिप में। हाँ। तो तो ये कहानी तो चल सबको पता है, लेकिन तेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वहाँ कि पे? इसका कनेक्शन इससे क्यों था, हाँ। तो उसमें ये था कि जिस टाइम पे वो फ्लड आया उस टाइम से पहले ही ये सिटी पूरी बना ली गई थी, ठीक है। और उसके बाद लोग ऊंची जगह पे नहीं जाने की बजाय उन्होंने ज़मीन के नीचे वो जगह बनाई, और टनल्स उन्होंने किसी ऊंची जगह से बनाना शुरू करा, क्योंकि ये था कि अगर हम किसी ऊंची जगह पे जाएंगे और आसपास बाढ़ का पानी है तो हम उस ऊंची जगह पे फंस के रह गए। लेकिन हम अगर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो ज़मीन के नीचे पूरा फैला हुआ है, तो हम पानी से बचकर हर जगह मूव कर सकते हैं। अब पानी नीचे नहीं जाएगा? पानी पानी नीचे तब जाएगा ना जब पानी को वो ओपनिंग मिलेगी नीचे जाने के लिए। समझा कि अगर मैं एक ज़मीन के 100 फुट नीचे एक पूरा शहर बसा दूं और उसकी टनल को ज़मीन से 100 फुट ऊपर कर दूं, ठीक है, और पूरा सेक्शन क्लोज कर दिया, अब ज़मीन पे मान ले बाढ़ आ गई, वो बाढ़ की हाइट ही 50 फुट है और टनल की ओपनिंग तो 100 फुट पे है ना, तो नीचे पानी आ पाएगा क्या? नहीं, वहाँ से नहीं आएगा, लेकिन कहीं और से लीकेज हो जाए ऐसे। भाई क्या पता उस टाइम पे उस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाया गया हो ना, हाँ, ये हो सकता है कि उस स्ट्रक्चर ही तरीके वो से ऐसा हो। सोच समझ के बनाया गया हो, तो ये कहानी जोड़ी जाती है क्योंकि उस वही चीज़ है ना से। कि भाई उन्होंने अगर अंडरग्राउंड टनल्स बना रखी हैं तो वो तो कुछ सोच समझ के और अच्छे तरीके से बना रखी होगी ना, अच्छे कि तरीके से बना ना तो रखी इसमें है। पानी आए, ना एग्जैक्टली। इसमें मतलब कुछ हाँ, मतलब खराब ना हो। नहीं तो पर्पस क्या है उन टनल्स के होने का वहाँ पर। हाँ। और जो दूसरी चीज़ है जो मतलब मैंने थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश करी कि वो 7 मिस्टीरियस लोग जो थे वो कौन हो सकते हैं। मैं तूने बताऊँ? सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट सुना है? हाँ, यही मैं बोलने वाला था। है ना? यही मैं बोलने वाला था भाई। सप्तऋषियों का कॉन्सेप्ट सुना है ना तूने? हाँ। तो सप्तऋषि में मैंने ढूंढने की कोशिश करी कि कौन से ऐसे थे जिनके पास त्रिकालदर्शी होने की शक्ति थी, क्योंकि जो इंसान आ रहा है, जा रहा है, दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके पास गायब होने की शक्ति है। और गायब होने की मतलब शक्ति मतलब वो एक इनविजिबल डायमेंशन में जाके और वापस आने की शक्ति है उनके पास। अब वो कनेक्ट कर सकता है ऐसे, हाँ, है ना? तो मैंने ढूंढा तो मेरे को मिले भृगु ऋषि। भृगु ऋषि? भृगु ऋषि ये क्या मतलब? मैं तो सप्त ऋषियों में से एक ऋषि सप्तऋषि, हैं हाँ मैंने सुने हैं जिनका सब, नाम है नाम नहीं पता भृगु। ना मेरे को। भृगु नाम है उनका। और उन्होंने, मे बी आई एम रॉन्ग, पर जो मैंने रिसर्च करा था उसके हिसाब से वो ऋषि वो हैं जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना करी। ज्योतिष शास्त्र, ये जो वेद वगैरह ये सब? नहीं, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, अच्छा अच्छा अच्छा। भविष्य बताने वाली मतलब कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने उस चीज़ की पूरी रचना करी और उनके पास काबिलियत थी भूत, भविष्य और वर्तमान में देखने की। तो क्या पता, और सप्त ऋषियों को जो ज्ञान दिया था वो खुद भगवान शिव ने दिया था। हाँ, और वो लेकिन मंदिर भी भगवान शिव का था। तो क्या पता वो सातों लोग सप्त ऋषि हों जो उस समय, और क्या पता आज भी उस मंदिर के नीचे बैठ के भगवान शिव की आराधना कर रहे हो, भगवान शिव की तपस्या कर रहे ये हो। सुन के तो मेरे गूज़बम्स आ गए एकदम। हो सकता है, हाँ। क्योंकि उनको ज्ञान भगवान शिव ने दिया था और वो मंदिर भी भगवान शिव नहीं, अब का ही तेरी है। स्टोरी ऐसे कनेक्ट कर रही है ना कि एक तो वो मंदिर कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर है, ऊपर से वो सप्तऋषि जो तू बता रहा है, 7 उनको, चेयर्स है नीचे, हाँ, है ना? भगवान और शिव ने ज्ञान वो दिया। ज्ञान दिया है भाई उनको, तो मैं भी हो सकता है वो तो उन्होंने वहाँ रह के वहाँ मतलब रहकर वो चीज़ करी हो, वो चीज़ करने की कोशिश है ना? करी हो। और जो एक कहानी और जुड़ी हुई है इस मंदिर के बनने से, तो पहले तो इस मंदिर को कहा जाता है कि 18 साल के टाइम पीरियड में बना है। पता नहीं आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा क्यों, इसमें भी आर्कियोलॉजिस्ट के 2 वर्जन्स हैं।
दो टाइप ऑफ ग्रुप हैं आर्कियोलॉजिस्ट के, जो इस चीज़ को एक तो मानते हैं, जो कहते हैं कि नहीं सरासर भाई गलत है, कि आज की एडवांस्ड मशीनरी एंड टूल्स अगर हम यूज़ करें तो भी हम इस स्ट्रक्चर को 18 साल में नहीं बना सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें टेम्पल को कार्व नहीं करना है, जो उससे निकला हुआ थाउजेंड्स ऑफ टन्स वेस्ट है उसको भी मूव करके हटाना है। तो एट द सेम टाइम मतलब हम वहाँ से निकाल भी रहे हैं और यहाँ से हटा भी रहे हैं, तो दोनों जगह हार्ड लेबर है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये इस तरीके से 18 साल में बन के कंप्लीट हो जाए। कि उन्होंने कहा कि अगर देखो हम इसको किसी मिस्टिकल पावर से ना जोड़ के सीधा सीधा प्रैक्टिकली भी सोचे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये टेम्पल बनाया भी गया है तो 18 साल में नहीं बनाया गया, ये टेम्पल कम से कम भी 200-250 साल के टाइम पीरियड में बना है। और इस टेम्पल पे आने वाले हर एक रूलिंग किंग, उस टाइम पे हर जो रूलिंग किंग आया बैठा सिंहासन पे, उसने इस टेम्पल पे थोड़ा थोड़ा काम करवाता रहा अपने टाइम पीरियड में जितना करा सकता था वो। और ऐसे ही ये 200-250 सालों के टाइम पीरियड में कंप्लीट हुआ होगा। लेकिन एक शासक तो ऐसा भी आया था जिसने उसको तोड़ने की भी कोशिश करी। एग्जैक्टली। अब जो ये टेम्पल है ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र औरंगाबाद, अजंता एलोरा केव्स में, केव 16 में ये टेम्पल है। तो औरंगज़ेब ने जिस टाइम पे उसने आक्रमण किया इंडिया पे और मुग़ल रूलिंग थी उस टाइम पे, तो औरंगज़ेब ने अपने लगभग आई थिंक 300-350 लोग भेजे वहाँ पे और उनको खूब सारे पैसे भी दिए कि इस टेम्पल को तोड़ो, क्योंकि उस टाइम की उस बंदे की जो आइडियोलॉजी थी उस हिसाब से वो टेम्पल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था वहाँ पे। उन लोगों ने 3 साल जी तोड़ मेहनत करी उस टेम्पल को तोड़ने की, बट वो सिर्फ कुछ मूर्तियों के चेहरे तोड़ पाए, मूर्तियों को डिफॉर्म कर पाए, कुछ हल्की फुल्की दीवारें तोड़ पाए, लेकिन 3 साल बाद इससे ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाए, कुछ नहीं कर पाए, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए। 3 साल बाद उनको वो जगह छोड़ के जाना पड़ा उनको वो जगह छोड़ के। तो जिस चीज़ को 3 साल में भी वो हल्का सा भी नहीं तोड़ पाए, ठीक है, हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 18 सालों में उतनी बड़ी चट्टान से उतना सारा टनों पत्थर निकाल के और ये पूरा मंदिर भी खड़ा कर दिया गया होगा। मैं तो कह रहा हूँ लेजर प्रिंटिंग है भाई। और जो वो पत्थर है जिस चीज़ से वो टेम्पल बना है वो बसॉल्ट रॉक से बना हुआ है। बसॉल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट स्टोन। वो इतना हार्ड है कि नॉर्मल पत्थर छेनी से तो वो टूटने ही नहीं वाला। अब जैसे मैंने इस चीज़ पे रिसर्च करने के लिए एक शो भी देखा, एंशिएंट एलियंस। अब उस शो में इस टेम्पल के बारे में बताया गया था, तो उसमें एक बड़े ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई कि क्या पॉसिबिलिटी है इस चीज़ को कैसे बनाया गया। तो उस शो में एक बड़े ही पावरफुल टूल के बारे में बताया गया है जिसका नाम है भौमास्त्र। भौमास्त्र। हाँ, भौमास्त्र। ठीक है, ये क्या करता है? तो उन्होंने बताया कि इस टेम्पल का जो टेम्पल नॉट, इस टूल की जो एक्सप्लेनेशन है वो वैदिक शास्त्रों में दी गई है, बट उन्होंने मेंशन नहीं करा कौन सा वैदिक शास्त्र था वो। उन्होंने कहा कि ये जो टूल के अंदर कैपेबिलिटी थी वो थी कि ये किसी भी पत्थर में स्ट्रक्चर बना सकता था उस पत्थर को इवेपोरेट करके। मतलब कि उसमें से वेस्ट रॉक नहीं निकलेगा, वो उस वेस्ट रॉक को इवेपोरेट कर देगा सीधा, इतनी ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, भाप बना के उसको उड़ाई देगा उसको। इतनी ज़्यादा, मतलब काइंड ऑफ कि ये कह सकते हो कि वो एक लेज़र टूल था। जो वो लेज़र के थ्रू उस पूरे टेम्पल को कार्व करता उस स्टोन में से, और जो वेस्ट स्टोन है वो उसको डायरेक्टली इवेपोरेट कर देता हवा में, इसलिए कोई वेस्ट स्टोन निकला ही नहीं उस टेम्पल से। अब इस चीज़ को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई उस टेम्पल का वेस्ट स्टोन आज तक मिला ही नहीं है। क्या पता ऐसा हो, ऐसी चीज़ें होती हैं तो भाई वो जो हो सकता है भाई, क्योंकि देखो ना, अब इस चीज़ को झुटलाने के लिए, इस टूल के यूज़ होने की प्रोबेबिलिटी को झुटलाने के लिए आपको वेस्ट
स्टोन ढूंढना पड़ेगा जो उस टेम्पल से निकला। अब जब उसकी रिसर्च हो चुकी है तो वो इस पृथ्वी पे तो है नहीं, तो और कहाँ ढूंढोगे भाई, मार्स पे? क्या पता इवापोरेट होके मार्स पे ही पहुंच गया हाँ। वो। या उसको टेलीपोर्ट करके मार्स पहुंचा दिया कि भाई कुछ सबूत नहीं छूटना चाहिए कि हमने यहाँ पे ये मंदिर बनाया एग्जैक्टली है ना। तो हो सकता है यार, बड़ी फैसिनेटिंग मिस्ट्री लगी मुझे उस टेम्पल की। अब इससे आगे बढ़ते हैं एक और मिस्ट्री पे, जो मिस्ट्री है शिवलिंग की। हम्म, अब यार जैसे नॉर्मली शिवलिंग के बारे में कोई भी एक नॉर्मल इंसान से पूछो, बात करो, तो बोल क्या दिखता है, क्या समझ में आता है तुम्हें स्ट्रक्चर से, तो ये बोलते हैं कि यार शिवलिंग में जो लिंग वाला पार्ट है वो तो हमें लगता है कि ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, और जो परिधि वाला पार्ट है, ठीक है, जो उसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बना कि ये योनि है, और ये फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन की तरह लगता है, ठीक है। तो ये एक मैं इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्या बोलूँ, क्योंकि रियल तो है नहीं वो। मेरे को वैसे उस बंदे का नाम भी पता है कि एक मैंने वीडियो देखा था, वो बंदा कह रहा था ये चीज़, नाम बोल सकता है तो उसका, याद नहीं आ रहा ना अभी। चलो कोई नहीं, देवदत्त पटनायक इज द नेम ऑफ दैट पर्सन, हाँ जो ये कहता, जिसने ये कहा अपनी एक वीडियो में। एंड कहाँ, डिस्कवरी प्लस पे देखा था वो। डिस्कवरी पे देखा था, वो शिवा डिस्कवरी करके ही कोई एपिसोड था उसका, तो तो उसमें उसने वो उस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था। एक्सप्लेन कर तो रहा था मेरे वो। को वो चीज़ बहुत ही अजीब लगी भाई, कि ये बंदा उसको मतलब उसको वो कैसे समझ रहा है और कैसे समझाया गया है हमारे वेदों में, हमारे Exactly. पुराणों में, और वो प्रॉब्लम बंदा उस चीज़ को कैसे समझ रहा है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम यही है ना, हम्म, कि उस बंदे ने जो किताबें लिखी है ना, तो उस किताबों में बहुत सारी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, उस बंदे को संस्कृत की ज़ीरो नॉलेज है। अब मेरे को ये बात समझ नहीं आती कि वो इंसान जो ज़ीरो नॉलेज रखता है संस्कृत लैंग्वेज, जिसमें हमारे सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, सारे पुराण हैं, जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसी की तुम्हें नॉलेज नहीं है, तो तुम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो हमारे ग्रंथों को एक अदर लैंग्वेज में, कैसे ट्रांसलेशन कर रहे हो तुम दोस्त। और वो तो भाई ऐसे बोलता है कि मतलब कि वो इनडायरेक्टली नहीं बोल रहा वो चीज़, वो डायरेक्ट बोल रहा है कि दैट, वो हाँ भाई, दिस इज वो द उसका अल्टीमेट कॉन्सेप्ट ट्रूथ। क्लियर है उस बंदे का हाँ, कि कि वो ये वही अल्टीमेट है। ट्रूथ है। हाँ, तो अब मैं अब इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्या कहूँ किसी इंसान की, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी मैं तब मानूँ ना कि जब वो रियल में उस एक अंडरस्टैंडिंग का रियल में पार्ट हो, है ना, कि हाँ भाई ठीक है, ये जो समझ रहा है ये एक ब्रॉडर बात का मिलता जुलता वर्जन समझ रहा है अपने दिमाग में, पर वो चीज़ है नहीं। वो है नहीं। और उससे कोई पूछ ले कि भाई तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तो वो कहेगा ना कि वो भाई वो अपने शिवलिंग बोलते हो तो, वही चीज़ है ना। अब है ना, जैसे वो अब मैं अपने कहूँ कि यार गवर्नमेंट फॉर्म में या कोई भी XYZ फॉर्म में भरते हो, वहाँ पे लिखा होता है हिंदी में लिंग, तो वहाँ क्या साइज लिखते हो रंग लिखते हो एग्जैक्टली वही क्या चीज़, लिखते हो वहाँ पे, एग्जैक्टली यही तो लिखते हो ना, स्त्रीलिंग या या पुरुष पुल्लिंग, लिंग, है ना, ऐसे लिखते हो, स्त्री है पुरुष है, या थर्ड जेंडर है तो वहाँ पे कुछ और अदर या थर्ड जेंडर लिखा जाता है। वहाँ ये तो नहीं लिखते ना कि लिंग में क्या भाई साइज लिख रहे हो, कलर लिख रहे हो, है ना, ये सब तो नहीं होता ना। नहीं। तो वैसे ही कि शिव लिंग का मतलब कि जैसे लिंग में मैं पुरुष हूँ, वो शिव है, दैट स्ट्रक्चर इज इन इटसेल्फ द एम्बॉडीमेंट ऑफ शिव, वो शिव का आकार है अपने आप में। तो जो फैसिनेटिंग बात मेरे को पता चली शिवलिंग के बारे में कि एक तो वो वाली बात हो गई स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से कि वो शिवलिंग जो है वो शिव का ही आकार है, शिव का ही रूप है। अब जब मैं रिसर्च कर रहा था इसको, और रिसर्च कर रहा था मैं इस टॉपिक पे कि साइंस एंड शिवा, क्योंकि शिव के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साइंस के पैरेलल है। जैसे कि शिव का जो कॉस्मिक डांस है, नटराज जो मूर्ति है शिव की, तो उसमें शिव इज स्टैंडिंग ऑन वन लेग एंड डूइंग सम एक्शन विद हिज हैंड्स। तो उसमें क्या, उनके एक हाथ में डमरू है और एक हाथ में अग्नि है। तो डमरू signifies the sound through which this new universe creates, and Agni is the symbol of the destruction that universe
विल एंड समडे। तो एक तरफ वो डमरू, क्योंकि बोलते हैं कि बिग बैंग, तो जब बिग बैंग हुआ होगा एक साउंड क्रिएट हुई और उस साउंड के बाद ही सब कुछ बना। और एक दिन ये सब कुछ एक अग्नि रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब बिग बैंग को बोला जाता है कि बिग बैंग होने से एक बहुत छोटा डॉट रहा होगा एनर्जी का, और उसके अंदर इतना हाई टेम्परेचर होगा कि मतलब इनफाइनाइट की भी हदों से पार उसके अंदर एक मतलब हाई जिसको टेम्परेचर जिसको होगा, मेजर जिसको नहीं मेजर कर भी नहीं किया जा नहीं सकता। कर पाएंगे उसको। हाई टेम्परेचर का मतलब हीट, और हीट का मतलब अग्नि। अग्नि। तो उनके एक हाथ में डमरू, जब बिग बैंग हुआ तो उससे उत्पन्न होने वाली साउंड को सिग्निफाई करने के लिए, और अग्नि जिस दिन ये यूनिवर्स सिकुड़ के फिर से उस एक छोटी सी बॉल के रूप में बन जाएगा। तो ये चीज़ पता चली एक, मैंने कहा कि अच्छा ठीक है यार, शिवलिंग का क्या साइंटिफिक सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो मेरे को मिला एक एक्सपेरिमेंट जो माइकल फैराडे ने किया था, नाम सुना है मैंने इस बंदे का। है ना। बहुत फेमस साइंटिस्ट, 9th-10th की किताबों में हम पढ़ते थे माइकल फैराडे, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड इंडक्शन के बारे में पढ़ते थे हम। तो उस बंदे ने एक इंडक्शन के ऊपर ही एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने क्या किया था, एक सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक सिलेंडर को, सिलेंड्रिकल शेप्ड मैग्नेट रखी, और उसके चारों तरफ उसने एक कॉपर कॉइल लपेट दी, और उस कॉइल के थ्रू जब उसने हीट पास करी तो उस पूरे मैकेनिज्म ने जनरेट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब इस चीज़ को शिवलिंग से कैसे जोड़ा जाए, या कैसे जुड़ती है ये शिवलिंग से। हाँ, वो मेरे दिमाग में बन तो रही है चीज़, इमेज एक बन रही है। मैग्नेट का कलर क्या होता है भाई? ब्लैक। शिवलिंग का कलर क्या होता है? ब्लैक ही होते हैं ऑब्वियसली। और शिवलिंग के चारों तरफ तूने एक सर्प को लिपटे हुए देखा होगा, जो वो शिवलिंग के ऊपर हुड बन के खड़े रहते हैं, वो किस चीज़ के होते हैं? तो भाई मैंने जहाँ पे भी देखा है कॉपर में ही रहते हैं। कॉपर ना। मैग्नेट ब्लैक कलर की होती है, शिवलिंग भी ब्लैक कलर। कहीं कहीं पे वो स्फटिक शिवलिंग होते हैं, अलग अलग नहीं, कई मटीरियल, मतलब वो अलग तो अलग स्टोन्स के हो सकते हैं, हाँ। बट जो मेजरली हम देखते हैं ब्लैक होता है ना। मतलब जो बेसिकली जो मेन शिवलिंग होता है हाँ, वो मेजर शिवलिंग जहाँ पे भी जितने हाँ, भी वो हमने वैसे देखे ही हैं वो ब्लैक, हाँ। चारों तरफ कॉपर स्नेक की कॉइल होती है जो पूरा ऊपर तक उनको कवर करके रखती है। तो क्या पता उस टाइम पे शिवलिंग को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करा जाता हो इसी के लिए। हो सकता और है भाई। मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज में काम आता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। क्या पता जितनी हम बातें सोचते हैं दिमाग में कि ये टेम्पल्स किस तरीके से बनाए गए, ये स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनाए गए होंगे, हमारे पुराणों में, ग्रंथों में युद्ध का वर्णन है, उस युद्ध में चलने वाले वेपन्स का वर्णन है, ब्लास्ट जिसको हिंदी में विस्फोट, उसका वर्णन है। तो क्या अब उन सब चीज़ों को करने के लिए एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ती होगी ना। तो तभी क्या तो पता तभी तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो माइकल फैराडे ने डिस्कवर करा, हमारे लोग जो उस समय प्राचीन काल में हुए होंगे, जिस टाइम पे ये सब चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी, क्या पता उन्होंने ये डिस्कवरी कर ली हो और शिवलिंग ही उस चीज़ का रूप हो। हो सकता है भाई। इसको इसको हम क्या कह सकते हैं, मतलब फॉल्स चीज़ तो कह नहीं सकते, है ना, कि ये हम अपनी तरफ से बना के बोल रहे हैं। जो चीज़ है, जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, हम उसी के बेसिस पे बात कर रहे हैं, है ना। और भाई एग्जैक्टली। एक एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं हिस्ट्री, है ना। अब इतिहास क्या है कि मतलब कि वो कहानियाँ बताते हैं इतिहास में। तो अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि ना, मतलब कि वो कहानियाँ बता रहे हैं तो वो मिथ्या है।
जो कहानियाँ होती हैं इतिहास की, वो सत्य होती हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं भाई वो। बात सिर्फ इतनी है हुँ, कि आपको सही जगह पे ढूंढना पड़ेगा, आपको चीज़ें मिलेंगी। हुँ, अगर हम ढूंढेंगे तो हमें चीज़ें मिल सकती हैं। और क्या पता हम क्या ढूंढने जाएं और क्या मिल जाए। अब वही है ना कि लोग उस तरीके से सोच ही नहीं रहे हैं या उस तरीके को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते जो तरीका लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना? तो उनको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये चीज़ें होती हैं, तो हमें इसके अकॉर्डिंग चलें, तो क्या पता कुछ बड़ा ही डिस्कवर हो जाए, एग्जैक्टली कुछ बड़ा है ही ना? डिस्कवर है। जैसे कि निकोला टेस्ला ने कहा था हुँ, कि जितना समय साइंस इस फिज़िकल दुनिया को समझने के ऊपर बिताती है, अगर हम उसका आधा समय भी उस दुनिया को समझने पे बिताएं जो ना हमें दिखती है, ना जो हमें सुनाई देती है, पर उस दुनिया का अस्तित्व है। तो ज़िक्र है हर जगह उसका। अस्तित्व भी है, वो दुनिया हमारे चारों तरफ भी है। हुँ, अगर साइंस उस दुनिया को समझने के लिए अपने आधा समय भी खर्च करे जितना उसने इस फिजिकल दुनिया को समझने के लिए खर्च किया है, तो साइंस 10 सालों में उतनी तरक्की कर लेगी जितनी वो आने वाले 50 सालों में करेगी। ये निकोला टेस्ला के कहे गए शब्द हैं, उस महान हस्ती के जिसके किए गए आविष्कार पे ये पूरी दुनिया चल रही है, जिसके किए गए आविष्कार पे ये पूरी दुनिया चल रही है आज। एक एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ अभी, है ना? मेरे दिमाग में आ रही है कि रामायण हुई थी ना, हम्म तो रामायण में एक टाइम ऐसा भी आया था जब भगवान राम ने वो समुद्र के किनारे पे उसकी शिवलिंग बनाई थी एक, हम्म है ना? तो मैं ये जनरली पूछना चाहता हूँ कि मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स का और क्या काम होता है? या मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैंने ढूंढा मेन काम तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। ठीक है, अब तू ये कह सकता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स से जब इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या कर सकते हो आप। एग्जैक्टली। क्योंकि अब ऐसा समझ सकते हैं ना, आपने लकड़ियाँ इकट्ठा करी, आपने लकड़ियाँ बिछाई, उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और आपने उनको जला दिया। जब तक वो लकड़ी और तेल ऐसे ही रखा हुआ है तब तक तो आप उससे कुछ कर नहीं पा रहे ना। लेकिन उनको जब आपने ऐसी स्टेट में डाला कि वो एक एनर्जी जनरेट कर रही हैं, तो अब आप उस एनर्जी से क्या कर सकते हो। अब वही तो मैं सोच रहा हूँ कि जब रामायण हुई थी तब राम जी एक टाइम ऐसा आया था कि वो एक समुद्र किनारे एक शिवलिंग का निर्माण करते हैं, हाँ, है ना? उसके बाद समुद्र देवता प्रकट होते हैं और उनको इजाज़त देते हैं पुल बनाने की। उससे पहले वो तो हुआ था कि जब वो पूजा करते हैं, वो जगह रामेश्वरम हुई। हाँ, हाँ, ठीक है, रामेश्वरम जहाँ में। पे उन्होंने शिवलिंग रख के पूजा करी, हुँ। शिवलिंग बना के पूरी पूजा करी। और फिर उसके बाद वो समुद्र से प्रार्थना करते हैं, आप मुझे रास्ता दो, लेकिन हाँ, समुद्र सुनते नहीं है। सुनते नहीं है वो। लेकिन फिर जब वो तीर और धनुष निकाल लेते हैं और प्रत्यंचा पे अपना तीर चढ़ा देते हैं, तब समुद्र एकदम से आ जाता है कि मेरे को माफ़ करो और मैं रास्ता दे रहा हूँ, जाने दो आप। तो क्या पता उस मैग्नेटिक फ्लक्स से उनसे कांटेक्ट किया जा रहा हो और मैग्नेटिक नहीं। फ्लक्स के थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हाँ। किया हो, और कुछ उनके पास जो हम तीर धनुष सोच रहे हैं, वो उन्होंने वो एनर्जी वेपन चार्ज किया हो क्या? अपना, और अब समुद्र में कि समुद्र मैं, में और उन्होंने बोला था कि मैं समुद्र को सुखा दूंगा सुखा दूंगा, हाँ, और समुद्र इवेपोरेट कर दूंगा मैं इवेपोरेट कर दूंगा। समुद्र सूखेगा कैसे? हीट हीट से। से। और इलेक्ट्रिसिटी से हीट जनरेशन। होती है। हम घर में पानी गर्म करते हैं ना गीजर में, हाँ, किससे होता है वो? कर लेते हैं भाई आराम से, रोड लगा देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से लेकिन ना। हाँ, वो है। वो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं भाई, है ना? अमेजिंग तो यार। और जैसे एक अब वो भी कहा जाता है कि जो शिवलिंग जो है, मे बी वो एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर हो। हाँ, ये क्योंकि तो कहते हैं। आज के टाइम में जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हमने देखा है, वो प्रॉपर जैसे शिवलिंग की सिलेंड्रिकल एंड ऊपर से डोम शेप्ड है, ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी होते हैं। और उनके ऊपर रिएक्टर्स के ऊपर कंटिन्यूस वाटर पोरिंग होती है कि उसको ठंडा रखा जा सके, क्योंकि अगर वो ज़्यादा गर्म हो गया तो ब्लास्ट होगा, सीधा न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा। तो
शिवलिंग के साथ भी वही चीज़ होती है कि हम उसके ऊपर जलाभिषेक करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो मे बी ये भी एक थ्योरी जो मैंने निकाली आज कि मे बी शिवलिंग जो है एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन के लिए एक चीज़ हो सकती है, और मे बी वो एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर भी हो सकता है। तो ऐसे ही हम लोग पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। दिमाग हम ऐसे ही लगाते रहते हैं, और आपको भी सुनने में हो सकता है मज़ा आता हो, है ना? तो आपके मन में भी कुछ ऐसे विचार आते हैं, जैसे हम लोगों का माइंड, हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। तो अगर आपके भी मन में ऐसे विचार आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एंड गाइस कीप सपोर्टिंग अस, कमेंट करके बताओ हमें टॉपिक्स आप क्या सुनना चाहते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक एक और अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ।